आदाब। मैं वक़ार अहमद रिज़वी जॉय ऑफ उर्दू की शायरी समझिए सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मीर तक़ी मीर के एक शेर पे गुफ्तगू करूँगा। ये शेर है, बुलबुल को मुआ पाया कल फूलों की दुका पर, उस मुर्ग़ के भी जी में क्या शौक़ चमन का था। यहाँ पे लफ्ज़ मुआ के माने मरा हुआ के हैं, तो इसकी नसर ये होगी कि कल फूलों की दुकान पर बुलबुल को मरा हुआ पाया। तो इससे क़ब्ल इसके कि हम इस शेर की शरह बयान करें या शरह पे गौर करें, इसके इख्तियाराती बैकग्राउंड को समझ लेना ज़रूरी है। बुलबुल जो है हमारी शायरी में इस्तिआरा है, मेटाफर है आशिक़ का। यह आशिक़ नग़मा सुनाता है अपने महबूब के लिए, और इसका महबूब है फूल यानी गुल, और फूल की पत्तियों को उसके कान तस्वुर किया जाता है। इसी तरह चमन इस्तिआरा है हर उस जगह का जिससे किसी भी शख्स को इस दुनिया में मोहब्बत हो सकती है। यह आपका घर हो सकता है, आपका वतन हो सकता है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ जिससे आप मोहब्बत कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो अब हम इस शेर की शरह की जानिब जाते हैं। तो पहले मिसरे में मुतकल्लम यानी बात करने वाला ये बयान कर रहा है कि कल उसने बुलबुल को फूलों की दुकान पर मरा हुआ पाया था। बुलबुल को मुआ पाया कल फूलों की दुकान पर। अब यहाँ पर कई इम्कानात हो सकते हैं। पहला इम्कान तो ये है कि बुलबुल जो था वो चमन में था, फूल के साथ था, गुलची यानी फूल तोड़ने वाला आता है और सारे फूल तोड़ देता है, यानी कि चमन को बर्बाद कर देता है, और फिर फूल लेकर चला जाता है और गुल फरोश को बेच देता है। तो बुलबुल को इस चमन के उजड़ने का इतना गम होता है कि वह गुलची के साथ पीछे पीछे आता है और गुल फरोश की दुकान पर गम से मर जाता है। या ये कि बुलबुल जो था वो गुलची या गुल फरोश के साथ जंग मोल लेता है, और उस जंग में हालांकि वो एक छोटा सा परिंदा है, वो उस जंग में अपने चमन की मोहब्बत में शहीद हो जाता है। ये तो एक इम्कान हो गया। उसके अलावा एक इम्कान ये हो सकता है कि बुलबुल मारा फिर रहा था दुनिया में, जस्तजू कर रहा था अपने आइडियल चमन की तलाश में, लेकिन उसको ये चमन कहीं नहीं मिला, हत्ता कि उसका आखिरी वक्त आ पहुँचा। और अब उसने कहा कि चमन तो मुझे नहीं मिलने वाला, उस चमन से मिलती जुलती चीज़ फूलों की दुकान उसकी याद तो कम से कम दिलाती है, तो कम से कम उसने फूलों की दुकान पे आके अपनी जान दे दी। तो तीसरा इम्कान ये हो सकता है कि बुलबुल कैद में था, कैद से रिहाई मिली, चमन की जानिब जा रहा है, लेकिन जाते जाते उसकी जान उसका आखिरी वक्त आ जाए और उसको चमन तो मैसर नहीं, लेकिन चमन जैसी कोई चीज़ यानी फूलों की दुकान नज़र आती है, और वहाँ पे उस पर जान दे देता है। यानी कि अपने चमन से बहुत दूर है, अपने वतन से बहुत दूर है, लेकिन उसे उसकी कोई ऐसी चीज़ जो उसको चमन की याद दिलाती है वहाँ पर जान दे देता है। चौथे इम्कान को देखने के लिए हमें लफ्ज़ दुकान पे गौर करना होगा कि दुकान का जो लफ्ज़ है वो उसका बैकग्राउंड का लफ्ज़ है दो कान, क्योंकि दुकान के दो दरवाजे होते हैं, इनको दो कान कहा जाता है जो ऐसे खुलते हैं। तो जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, फूल की पत्ती को उसका कान तस्वुर किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक मायने आप ये भी ले सकते हैं कि बुलबुल अपना नगमा फूल को सुनाना चाहता था, लेकिन फूल तक तो उसकी रसाई थी नहीं, तो वो दुकान पे जाके वहाँ पे उसके दरवाज़े पे अपना नगमा सुनाने लगा कि भाई महबूब तक तो रसाई है नहीं, महबूब के चौकीदार तक ही अपने इश्क़ का इज़हार करें, और वहाँ पर ही वो मर जाता है। तो ये तमाम इम्कानात तो हम पहले मिसरे में ही हमने देख लिए। अब दूसरे मिसरे में मुतकल्लम यानी शायर ये कह रहा है कि बुलबुल के इस तरीके से मर जाने से वो ये कह रहा है कि उस बुलबुल के जी में भी क्या शौक़ चमन का था। यहाँ पे भी दो इम्कानात हैं। एक इम्कान तो ये है कि मुतकल्लम बुलबुल के स्टेटस से वाकिफ़ है कि बुलबुल आशिक़ सादिक़ है, तो अब उस आशिक़ सादिक़ ने मर कर ये साबित कर दिया है कि वो कितना सच्चा आशिक़ था। दूसरा इम्कान ये है कि मुतकल्लम को ये इल्म ही नहीं, या बुलबुल के वो स्टेटस से वाकिफ़ नहीं है,
اور بلبل کے مرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس مرغ کے بجی میں کیا شوق چمن کا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا. یا اس کو ہم سوالیہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا اس مرغ کے بجی میں شوق چمن کا تھا. کیا یعنی سوال. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی بھی فیلڈ میں بہت محنت کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں تو کچھ حاصل نہیں کر پاتے، ریکگنیشن حاصل نہیں کر پاتے، لیکن ان کو پوسٹ ہیومنس ریکگنیشن ملتی ہے. تو اب یہ اس صورتحال پہ شیئر ہو گیا. اب اس میں بھی ہم 2-3 اینگل نکال سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس مرغ کے بجی میں کیا شوق چمن کا تھا، یعنی ہمیں یہ تو پتا تھا کہ دیگر مرغان چمن کوئل ہو گئی، مینا ہو گئے، یہ سب تھے عاشق. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بلبل بھی عاشق تھا. تو اب اس مرغ کے بجی میں کیا شوق چمن کا تھا. تو اس کے ایک معنی تو یہ ہو گئے. ایک معنی یہ ہو گیا کہ اگر ہم مرغ پہ تھوڑا سا فوکس رکھیں، اس مرغ کے بجی میں، یعنی ہاں ہمیں یہ تو علم تھا کہ بہت بڑے بڑے لوگ چمن کی محبت میں گرفتار ہیں. یہ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی چمن سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، اور وہ بھی ایک ایسا دعویٰ کہ اس نے اپنی جان دے دی، اس میں وہ شہید ہو گئے. تو اب آپ مصرع اولا یعنی پہلے مصرع کے امکانات دیکھیں اور مصرع ثانی اس کے معنی دیکھیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس شعر کو کتنے طریقے سے پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے. تو اچھے اور بڑے ادب کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس میں مضمون کو بہت اچھی طرح ادا کیا جاتا ہے اور معنی آفرینی ہوتی ہے. تو اس شعر میں مضمون اور معنی دونوں بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہیں، اور اسی لیے یہ شعر بڑے ادب کا حصہ ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. آداب.